Hello and welcome back students. Today we're going to do something interesting. आज जो चैप्टर हम करने वाले हैं नाम तो आपके सामने है, दैट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये चैप्टर बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, कंप्लीटली जर्नल बेस्ड चैप्टर। इसका मतलब ये नहीं कि आपको लेजर अकाउंट्स बनाने नहीं आएगा, बट बेसिक जर्नल एंट्रीज आपको समझना है ये चैप्टर में। और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत सारा टॉपिक्स है इसमें, सब टॉपिक्स है दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो विल स्टार्ट विद दिस चैप्टर बट विथ अ ट्विस्ट। एक सिचुएशन लेते हैं ताकि ये चैप्टर बहुत अच्छे से आप समझ पाए। व्हाट इज दैट सिचुएशन? लेट अस हैव अ लुक फॉर दिस चैप्टर। वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर कॉल्ड एज बिल्स ऑफ exchange. Here we go. So, this is the situation. We have two people. One is Harsh and other is Rahul. एक है हर्ष, दूसरे हैं राहुल। इनका एक डील चल रहा है, देखते हैं क्या डील है वो। Let us understand. So, Harsh is asking, hey Rahul, after a long time, बहुत दिनों बाद मिल रहे हो आप मुझे? So, Rahul replied, what? Yeah. So Harsh is asking, so what order you should book today? I should book today for you. Like, इसी का मतलब राहुल क्या है? हर्ष का रेगुलर कस्टमर है। जैसे ही राहुल को देखा हर्ष ने, उसने बोला क्या ऑर्डर देने आए हो आज? आज क्या क्या बुक करूं आपके लिए मैं? So let us understand. राहुल क्या बता रहे हैं, क्या क्या ऑर्डर दे रहे हैं हमें इन द सेंस हर्ष को। I want 2000 कोल्ड ड्रिंक्स, 1000 लस्सी एंड 2000 सोडा। ये सिर्फ एक सिचुएशन आपके लिए क्रिएट किया है ताकि आप बहुत अच्छे से समझ पाओ कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है और उसका यूज कहां कहां किया जाता है। ओके, सो ये सब ऑर्डर दिया है राहुल ने। इफ यू कैन सी, मेरे ख्याल से हर्ष के हाथ में टैब है नाउ डेज। द बिजनेसमैन इज आल्सो अपडेटेड, नो, सो टैब पे ऑर्डर ले रहे हैं शायद, तो ठीक है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड। ओके, उन्होंने ऑर्डर ले लिया, टोटल बिल तुरंत बता दिया। हिज अ पक्का बिजनेसमैन, जैसे ही ऑर्डर आया तुरंत हिसाब करके बता दिया। ओके, टोटल बिल गोस टू 25,000। टोटल बिल क्या हो रहा है? 25,000 हो रहा है। आप कैसे पे करने वाले हो ये बिल? अभी कितना दोगे, बाद में कितना दोगे, या सब एडवांस में ही दे दोगे? वट एवर इट मे बी, हाउ यू गोना पे इट? तो अभी राहुल भाई साहब क्या बोल रहे हैं? ड्यू टू स्लैग आई नीड सम टाइम फॉर पेमेंट। थोड़ा सा स्लैग चल रहा है मेरे बिजनेस में, तो मुझे थोड़ा टाइम दे दो पेमेंट के लिए, तुरंत तो मैं नहीं पे कर पाऊंगा। ओके, पे 20% नाउ एंड बैलेंस विद इन अ मंथ। बोलता ठीक है, कोई बात नहीं, 25,000 टोटल बिल है, आप अभी 20% पे करो उसका, और बैलेंस क्या करो, एक महीने बाद दे देना। देखते हैं राहुल भाई साहब को ये एग्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है। राहुल भाई साहब क्या बोले उस पर? प्लीज अलाउ मी एटलीस्ट 3 months। बोलते 1 महीना? अभी अभी मैंने आपको बताया स्लैग चल रहा है बिजनेस में, मुझे 3 महीना तो अलाउ करो। हर्ष मानेगा क्या ये बात को? देखते हैं। आर यू श्योर दैट यू विल सेटल द अकाउंट विद इन 3 months? विद इन 3 months सेटल कर पाओगे? फॉर श्योर। राहुल कॉन्फिडेंट लग रहा है, यस बॉस, आई एम पेइंग यू 5,000 ऑन द स्पॉट। तुरंत 5,000 तो दे ही रहा हूं, जैसे आपने बोला 20% मुझे दे दो, मैं 5,000 तो आपको अब भी दे रहा हूं, और बचा हुआ 3 महीने में मैं दे दूंगा। ही इज वेरी कॉन्फिडेंट। ये देख लो फिर। ऑन कंप्लीशन ऑफ ट्रांजैक्शन राहुल बिकम्स डेटर ऑफ हर्ष फॉर 20,000। अगर ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, 25,000 का गुड्स राहुल ने ले लिया, उसके अगेंस्ट 5,000 ऑन द स्पॉट दे दिया, करेक्ट? सो 20,000 का राहुल बिकम्स डेटर फॉर हर्ष। अभी क्या होगा? बट माई लिक्विडिटी वुड गेट अफेक्टेड टू, राइट? हर्ष बोलता है कि ठीक है, मैं आपको 3 महीने का क्रेडिट दे देता हूं, बट उससे मेरा भी तो लिक्विडिटी अफेक्ट होगा, मेरे पास भी तो और किसी मेरे क्रेडिटर्स को पैसा देना रहेगा मुझे, तो मेरा लिक्विडिटी अफेक्ट हो जाएगा। क्या कर सकते हैं इसके बारे में? सो देखो क्या उनका डिस्कशन चल रहा है। डू मी अ फेवर, साइन अ डॉक्यूमेंट। बोलता है एक काम करो, आपको मैं 3 महीने का क्रेडिट दे देता हूं, लेकिन एक डॉक्यूमेंट साइन कर दो आप। अभी ये मामले में ऐसा हो सकता है कि राहुल, इफ ही इज अ वेरी रेगुलर एंड जेन्युइन कस्टमर, उसका ईगो हर्ट हो जाएगा यार, उसको बुरा लगेगा। ईगो हर्ट होने से ज्यादा उसको बुरा लगेगा। क्या आप मुझ पे भरोसा नहीं करते क्या? इतने सालों से हम बिजनेस कर रहे हैं, आपको थोड़ा तो यकीन होना चाहिए मेरे बात पे। व्हाई डोंट यू बिलीव मी? ईगो हर्ट हो गया, ईगो हर्ट हो गया यहां पे। तो देखो हर्ष क्या रिप्लाई कर रहा है अभी, नॉट लाइक दैट।
but it will help me to settle my creditors and also to raise funds from my bank. ये जो आपसे मैं साइन करके लूंगा ना पेपर, उसके वजह से मेरे क्रेडिटर्स को सेटल करने के लिए भी मुझे एक हेल्प हो जाएगा, और बैंक से अगर मुझे कुछ फंड्स रेज करने हैं तो ये डॉक्यूमेंट वहां भी काम आएगा। तो मेरा जो लिक्विडिटी अफेक्ट हो रहा था उसका थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा, वो अफेक्ट ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए बिल साइन करो, जो डॉक्यूमेंट साइन करो, आई मीन। ओके फाइन, टेल मी वेयर टू साइन। इतने सालों से एक दूसरे को जान रहे, दोनों एक दूसरे का दर्द समझ सकते हैं। बोलते ठीक है, अच्छा ऐसी बात है, मुझ पे भरोसा है, लेकिन आपके लिक्विडिटी के लिए आपको चाहिए क्या ये डॉक्यूमेंट साइन करके? ठीक है, बताओ कहां पे साइन करूं? सो नाउ आई हैव प्रिपेयर्ड दिस ड्राफ्ट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, साइन इट एंड रिटर्न। अभी ये जो डॉक्यूमेंट बना वो ड्राफ्ट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। दैट इज व्हाट बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज। डेटर से क्रेडिटर साइन करेगा, करवाएगा और वापस अपने पास ले लेगा। दैट इज व्हाट बिल्स रिसीवेबल। ये देखो, ये ड्राफ्ट आ गया, ड्राफ्ट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ गया राहुल के पास। राहुल भाई साहब ने क्या किया? साइन कर दिया ऑन दैट ड्राफ्ट एंड इट इज रिटर्न टू द क्रेडिटर अगेन। जिसने बिल ड्रॉ किया था उसको वापस, जिसने बिल बनाया था उसको वापस दे दिया। दिस नाउ बिकम्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जब दोनों का साइन आएगा उस पे तो वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहलाएगा। पहले क्या हुआ था? इसने बनाया था हर्ष भाई साहब ने, और इसको भेजा था साइन करने, तो तब वो था ड्राफ्ट। जैसे ही राहुल ने उस पे साइन कर दिया, अभी ये लीगल बन गया, तो वो हो गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज। So the document which is prepared by the creditor and signed by the debtor is bills of exchange. Now, bills of exchange is firstly signed by the creditor himself. पहले हर्ष ने जब ड्राफ्ट बनाया तब उसने खुद साइन किया, and then debtor to show his consent to the order of creditor. जो भी बात लिखा है क्रेडिटर ने वो करेक्ट है क्या, पहले ये डेटर चेक करेगा ना। ऑब्वियसली जो भी लिखा है उसमें उसको कंसेंट दे रहा है क्या डेटर? अगर दे रहा है तो फिर वो साइन करेगा कि हाँ जो लिखा है वो सब सही है। अभी साइन कर दिया मतलब क्या? कंसेंट मिल गया क्रेडिटर को कि जो मैंने ड्राफ्ट में लिखा है वो सब करेक्ट है, और उस हिसाब से ही अभी आगे ट्रांजैक्शंस होगा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द डेफिनेशन। ये एक सिचुएशन क्रिएट करना जरूरी था, क्योंकि बहुत बार बहुत लोगों को यही लगता है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर जिसके वजह से कोर्ट में एविडेंस प्रूव हो सकता है कि हाँ मैंने साइन ले लिया है, अभी तूने मेरा पैसा डुबाया ना तो मैं तेरे को कोर्ट में घसीटेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज जस्ट नॉट फॉर एविडेंस पर्पस। वो तो है ही, वो तो ऑब्वियसली रहेगा ही कि अगर साइन मिल गया हमें और उसने बाद में पैसा देने में कुछ हिचकिचाहट किया तो वी विल सू हिम, बट दैट इज नॉट द ओनली पार्ट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्चुअली क्यों बनाया जाता है? ये पर्पस के लिए मुझे तेरे पे भरोसा नहीं है तो साइन करके लिख के दे मुझे, तो ही मुझे भरोसा होगा। दिस इज वन ऑफ द फीचर। मेन प्रॉब्लम क्या था आपको देखा? क्रेडिटर बोल रहा है भाई मेरा भी तो लिक्विडिटी अफेक्ट होगा, मैं अगर तुझे इतना उधार दूंगा तो उसके लिए कुछ कर यार, कुछ एक डॉक्यूमेंट साइन करके दे ताकि मैं मेरे क्रेडिटर्स को दिखा सकूं कि बॉस डोंट वरी, इतना पैसा है मेरे पास आने ही वाला है, या बैंक से फंड लेते वक्त वो मैं दिखा सकूं कि ये अमाउंट रिसीवेबल है मुझे, तो फिर आगे जाके प्रॉब्लम नहीं आएगा। दैट इज द मेन पर्पस। लिक्विडिटी क्रंच जो आता है वो ना आए। देखते हैं, चलो धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगा अभी ये बात। डेफिनेशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। और एक एक्ट आ गया, पार्टनरशिप एक्ट तो था ही अपने पास, अभी और एक आ गया, क्या? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। लेकिन इसका ईयर याद रखने के लिए देखो कितना इजी, 1881, 1881। ठीक है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ये देखो, लॉ विच गवर्न्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है पता है? सिंपली इट इज ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट। एक पर्सन दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकता है। आगे मैं और डिटेल में बताऊंगा ही आपको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, बट दिस एक्ट डिफाइंस या गवर्न्स द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसके लिए ये एक्ट हमें पढ़ना जरूरी। A bill of exchange is an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay on demand or at a future date a certain sum of money only to or to the order of a certain person or
टू द बेरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। बहुत कुछ बताया गया है ये डेफिनेशन में, एक एक करके समझते जाते हैं। अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एक मिनट, हाँ ये देखिए यहां पे क्या बोला, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, निगोशिएबल नहीं सॉरी, इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। मतलब क्या, बिल ऑफ एक्सचेंज हमेशा राइटिंग में होना चाहिए। ओरली मैंने बता दिया कि हाँ ठीक है 3 महीने के बाद मैं पैसा दूंगा, नॉट वैलिड। राइटिंग में मेरा साइन भी आना चाहिए उस पर कि मैं देने वाला हूं पैसा। अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी इन राइटिंग, ये पहला फीचर हो गया। डेफिनेशन से ही देखो फीचर्स डिराइव कर रहे हैं, ये देख लो, ठीक है। इसके बाद क्या आ गया, इसके बाद हमें समझना है इट इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर। इट शुड कंटेन एन अनकंडीशनल ऑर्डर। कंडीशन नहीं है कि ये हुआ तो मैं पैसा देगा, वो हुआ तो मैं पैसा नहीं देगा, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। बॉस मैंने आपको गुड सेल किया है, आपको उसका पैसा देना ही देना है, और किसको देना है और कब देना है ये क्लियर कट लिखना होना चाहिए। कोई ऑर्डर, कोई कंडीशन बीच में नहीं आना चाहिए, ठीक है। देन ये देखो अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए विदाउट एनी कंडीशन और अल्टरेशन। इट मस्ट बी साइंड बाय द मेकर, जिसने ये बिल बनाया उसने भी साइन करना चाहिए, जिस पे ये बिल बनाया उसने भी साइन करना चाहिए। अपने केस में हर्ष और राहुल दोनों साइन करेंगे, है कि नहीं। सो हर्ष इज अ मेकर, वो भी साइन करेगा। ये देखो ये ठीक है, ऐसे मत समझोगे ये इसको क्या हो गया, पहले तो ठीक दिख रहा था, इसको क्या हो गया अचानक, जस्ट एन एनिमेशन, ओके। सो ये इसने साइन कर दिया मेकर ने। इसके बाद it must be clearly stated when the payment is made except in case of demand bill। जैसे मैंने बोला कोई कंडीशन नहीं रखना है बॉस, कब देना है पैसा और किसको देना है पैसा, ये लिखा होना चाहिए वहां पे। ये देखो एग्जैक्ट डेट क्या है हमें पता होना चाहिए, एग्जैक्ट पीरियड क्या है ये बिल का, कब मुझे पैसा ये बिल के अगेंस्ट देना है ये पता होना चाहिए। द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ बिल, देन पेमेंट वुड बी मेड ऑन डिमांड। डिमांड बिल क्या होता है, डिमांड बिल में बिल ड्रॉ होता है, सेम साइन होता है, लेकिन बोला जाता है ऑन माय डिमांड, मुझे पैसा देना। मतलब आज बिल साइन किया है, एक हफ्ते बाद भी डिमांड हो सकता है पैसे का, एक महीने बाद भी हो सकता है, 15 दिन बाद भी हो सकता है, वट एवर में भी, सो ऑन देयर डिमांड। तो वहां पे क्लियर कट स्टेटेड नहीं रहता कि कौन से दिन पैसा देना है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्लियरली स्टेटेड रहता है 2 months आफ्टर आई एम प्रिपेयरिंग दिस बिल, 2 months आफ्टर डेट, जिस दिन ये बिल बना उसके बाद 2 महीने बाद पैसा देना, एकदम क्लियर पता है 2 महीना कब खत्म होगा, फिर वो दिन के आगे। ऐसा हमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाना है। डिमांड बिल थोड़ा सा अलग है। चलो, इट मस्ट स्पेसिफाई द डेफिनेट अमाउंट टू बी पेड, क्रिएटिंग फॉर अ सर्टेन सम ऑफ मनी। नो, डेफिनेट अमाउंट पता होना चाहिए। पे मी आफ्टर 2 months, इतना ही लिख दिया तो अरे कितना पे करो, 10 रुपया, 100 रुपया, कितना गुड्स बेचा है आपने, 20,000 का अगर उधार बाकी है तो वो 20,000 लिखा होना तो चाहिए बिल पे, है कि नहीं। तो सर्टन डेफिनेट अमाउंट हमें लिखना है वो बिल पे। दीज आर द फीचर्स, देख लो, राइटिंग में होना चाहिए, अनकंडीशनल ऑर्डर, मेकर ने भी साइन करना जरूरी है, क्लियरली हमें पता होना चाहिए कि पेमेंट कौन से दिन करना है, एंड डेफिनेट अमाउंट ऑल्सो वी शुड नो। ये देख लो, डेफिनेट अमाउंट हमें पता है, अमाउंट हैज टू बी फिक्स्ड। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। और क्या है, द मनी मस्ट बी पेबल टू अ पर्सन हुज नेम इज स्पेसिफाइड इन इट और हिज ऑर्डर और टू द बेरर। किसको पैसा दोगे बाबा ये, तो जो पर्सन का नाम वो बिल में लिखा है उसको पैसा दोगे, या उसने अगर किसी और को पैसा देने बोला है, मतलब हिज ऑर्डर, उसने ऑर्डर किया कि किसी और को पैसा दो तो उसको पैसा देना चाहिए, या सिंपली मींस बेरर ऑफ अ बिल को पैसा देना चाहिए। बेरर मतलब क्या, द वन हु इज हैविंग द बिल ऑन ड्यू डेट, जिस जो बेर कर रहा है वो बिल, जिसके हाथ में वो बिल है, उसको पैसा दे दो, ठीक है। सो ये स्पेसिफाई होना जरूरी है, दैट इज द होल्डर, पार्टी who possesses the bill and its ownership of the document, यहां पे पैसा देना जरूरी है। A bill of exchange must be dated, कौन से दिन ये बिल बनाया ये भी पता होना चाहिए, तो ही आगे पीरियड समझेगा ना। डेट ही नहीं लिखा और खाली लिखा 2 months आफ्टर डेट पे मी, अरे कौन से डेट के बाद 2 महीना, आज कल परसों, कब चालू करूं ये 2 महीना गिनना। तो इसके लिए मुझे बिल पे डेट लिखना जरूरी है कि कब बिल बनाया,
उसके बाद 2 महीना 3 महीना जितना भी 15 डेज वॉट एवर मे बी द पीरियड मेंशन्ड, वो दिन के आगे कैलकुलेट कर पाएंगे हम अच्छे से. नाउ मूविंग फर्दर, अ प्रॉपर स्टैम्प मस्ट बी अफिक्स्ड टू इट as per the provision of stamp duty act. ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्योंकि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हिसाब से हम डेफिनेशन भी पढ़ रहे हैं, तो एज पर स्टैम्प ड्यूटी एक्ट इस पे प्रॉपर स्टैम्प, रेवेन्यू स्टैम्प जिसको बोलते हैं, वो अफिक्स होना जरूरी है. इट इज नॉट नेसेसरी इन केस ऑफ डिमांड बिल. डिमांड बिल के लिए रेवेन्यू स्टैम्प का जरूरत नहीं, लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे स्टैम्प लगेगा. देखो शायद आपने ऐसा कोई स्टैम्प देखा रहेगा ना पहले भी, है ना. पहले तो स्टेशनरी स्टोर्स में भी मिलता था ऐसा स्टैम्प, अभी मिलता है कि नहीं आई डोंट नो, बट सो ये रेवेन्यू स्टैम्प लगना जरूरी है बिल ऑफ एक्सचेंज पे, तो उसको लीगल वैलिडिटी मिले. ठीक है, स्टैम्प जैसी आ गया उसको लीगल वैलिडिटी मिल गया. नाउ व्हाट नेक्स्ट, इट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द पार्टी ऑन हुम द बिल इज ड्रॉन. मतलब जिस पे भी ये बिल ड्रॉ किया है, जैसे हर्ष ने राहुल पे बिल ड्रॉ किया था, तो राहुल ने एक्सेप्ट करना जरूरी है. राहुल एक्सेप्ट करेगा मतलब क्या, फोन करके बोले हाँ तूने जो लिखा है ना सब बराबर है, मैं पैसा देता हूं, ऐसा नहीं चलेगा. एक्सेप्ट करना मतलब वो बिल पे साइन करना चाहिए राहुल ने, तो ही ऐसा माना जाएगा कि उसने एक्सेप्ट किया. जो जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा है वो पेपर पे. गेटिंग इट? सो व्हाट इज एक्सेप्टेंस? साइनिंग अक्रॉस द बिल, उसको एक्सेप्टेंस बोलेंगे. खाली ओरल एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है, फायदा क्या ओरल एक्सेप्टेंस देके. सो ये देखो, ऐसा एक्सेप्टेड लिख के साइन करेगा जब सामने वाला पार्टी, तो ही ऐसा माना जाएगा कि उसने सब बात एक्सेप्ट किया है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द पार्टीज टू दिस बिल्स ऑफ एक्सचेंज. क्या क्या पार्टीज है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए? सबसे पहले पार्टीज टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज में वेरी फर्स्ट इज ड्रॉवर. द मेकर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड ड्रॉवर. हमने जो सीन क्रिएट किया था, एक सिचुएशन क्रिएट किया था, उसमें कौन मेकर था याद है क्या रे आपको? एग्जैक्टली, द मेकर वाज हर्ष, है कि नहीं. ही राइट्स एंड साइंस द बिल. पहले वो बिल में सब बातें लिखता है कि कितने का गुड्स हमने बेचा, कितना उसके अगेंस्ट मिल गया, कितना मिलना बाकी है, कब मिलेगा, डेट ऑफ बिल क्या है, अमाउंट कितना है, सब. और पहले सबसे पहले वो साइन भी करेगा. बिफोर सेंडिंग इट टू हिज डेटर वो साइन करेगा. ही इज द पार्टी हु इज सपोज टू रिसीव द अमाउंट ऑफ बिल. ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना है, पेपर बना है, डॉक्यूमेंट बना है, उसके अगेंस्ट इसको पैसा मिलने वाला है ना. अपने केस में हर्ष को पैसा मिलना था ना फ्रॉम राहुल. सो ड्रॉवर हर्ष है, ही इज सपोज टू गेट मनी. और इसीलिए ये भाई साहब जो ड्रॉवर है वो बिल को बोलेंगे बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि वो बिल के अगेंस्ट उनको पैसा मिलना होता है हमेशा. नाउ ये देखो, इन आवर केस इट वाज हर्ष पै. इन आवर एग्जाम्पल हर्ष पै नाम था इसका. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्या है? इट इज ड्रॉई. नाउ हु इज ड्रॉई ये समझ लेते हैं. ड्रॉई इज द पर्सन हु इज डायरेक्टेड बाय द बिल ऑफ एक्सचेंज टू पे द अमाउंट ऑफ बिल. मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज जिस पे बना है, जिस पर्सन को बोला गया है कि आप पैसा पे करो, दैट पर्सन इज ड्रॉई. इन शॉर्ट, ड्रॉई इज बायर एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन. सेलर जो है वो है ड्रॉवर. सेलर गुड सेल करेगा और फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करेगा, साइन करेगा और फिर बायर को देगा. सो सेलर इज ड्रॉवर, बायर इज ड्रॉई. द पर्सन हु इज डायरेक्टेड टू पे द बिल ऑफ एक्सचेंज, राइट? दैट इटसेल्फ मींस ही इज अ पर्सन ऑन हुम बिल इज ड्रॉन. जिसके ऊपर बिल बना वो कौन हो गया? ड्रॉई हो गया. ही इज द पर्सन हु इज अ डेटर ऑफ ड्रॉवर. क्योंकि ड्रॉई से मतलब बायर से पैसा लेना है ड्रॉवर ने, दैट बायर, दैट ड्रॉई बिकम्स डेटर, अ पर्सन फ्रॉम हुम अमाउंट इज रिसीवेबल. ओके, नाउ आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज ही इज रेफर्ड एज एक्सेप्टर. एक्सेप्टेंस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज मतलब क्या? बिल के अगेंस्ट साइन करना. ड्रॉई ने, बायर ने बिल के ऊपर साइन करना एक्सेप्टेड वर्ड लिख के, दैट इज एक्सेप्टेंस. सो वंस ही साइंस द बिल he becomes acceptor. Now he is the party who is supposed to pay the amount of bill. अलग अलग तरीके से आपको यही बताया गया है कि बिल का पैसा कौन देगा, तो ड्रॉई देगा. ठीक है.
ना अपने केस में क्या था, अपने केस में हु वॉज ड्रॉई, इफ यू रिमेंबर, अपने केस में ड्रॉई ये देखो, हाँ, और क्योंकि, एक मिनट, अपना केस बाद में लेते हैं, पहले ये समझते हैं, क्योंकि बिल के अगेंस्ट ड्रॉई ने पैसा देना है, इसलिए वो ड्रॉई के लिए बिल हो गया पेएबल। यहां पे बिल के अगेंस्ट पैसा मिलना था तो इट इज बिल्स रिसीवेबल, यहां पे बिल के अगेंस्ट पैसा देना है तो इट इज बिल्स पेएबल। फॉर ड्रॉवर इट इज बिल्स रिसीवेबल, फॉर ड्रॉई इट इज बिल्स पेएबल। सो इन आवर केस द ड्रॉई वाज राहुल पोल्ड, ठीक है, हर्ष वाज अ ड्रॉवर, राहुल वाज अ ड्रॉई, जो हमने सिनेरियो देखा उसमें। Now, moving forward, let us understand one more party to the bills of exchange, that is payee. अब ये payee कौन है? The person named in the instrument to receive the amount or on whose direction amount of bills of exchange would be paid is called the payee. Ultimately, the one who receives the amount. जो पर्सन का नाम बिल में लिखा जाता है कि ये पर्सन को आप पे करना, या जिसके डायरेक्शन पे आप पे कर रहे हो, that person is called as payee. अभी हमने जो सिनेरियो लिया था, हमने जो एक सिचुएशन देखा था, वहां पे राहुल was ड्रॉई एंड हर्ष was ड्रॉवर। अभी हर्ष ने ऐसा कुछ बोला था क्या कि अरे ये पैसा 3 महीने बाद आप किसी और को देना? नहीं। तो एट द एंड, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जब वो पीरियड खत्म हो जाएगा, तो राहुल विल पे टू हुम? Rahul will pay to Harsh only. So in our example, Harsh himself was drawer as well as payee. देखो यहाँ पे, in our example, Harsh payee is payee to, payee is payee. Okay, Harsh payee drawer भी है और वही payee भी है, क्योंकि राहुल at the end उसी को पैसा देने वाला है। लेकिन अगर हर्ष ने वो बिल लिखते वक्त, बनाते वक्त किसी और का नाम लिखा होता कि पे टू दिस पर्सन, सो दैट पर्सन विल बी पे। ये कैसे लिखा जाता है, क्या होता है, ये सब हमें देखना है। बट अभी वाले मॉड्यूल में हमने पार्टीज टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज समझा, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव अंडरस्टूड इज व्हाई वी ड्रॉ अ बिल। ओके, सो हियर एंड्स दिस मॉड्यूल, विल कंटिन्यू दिस process in our next module, so stay tuned.